कि अगर फॉर एग्जांपल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो डेफिनेटली फिर वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में आके लेस हो जाएगा। अगर सपोज, वैसे तो ये बड़ी एबनॉर्मल सी असम्पशन है कि पूरा साल गुजर गया और हमने अभी पिछले साल की चीज़ें पूरी नहीं हुई, मतलब पिछले साल जो शुरू की थी चीज़ें वो हमारे साल में पूरी नहीं हुई। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन है तो दोबारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पर लेस हो जाएगा। ठीक है प्लीज, ये आवाज़ ठीक है कि नहीं? पहले कौन सा होता है यहाँ से? हाँ? बस पे ठीक है, ये होता है बराबर। ठीक है फरहान साहब, हो गया क्लियर? ऊपर वाला मसला था वो करना पड़ा। चलिए वो अपने ज़रा रजिस्टर खोलिए, जहाँ पे आप ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे थे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से। किसी और का तो नहीं कोई क्वेश्चन कल से रिलेटेड? करें स्टार्ट पर? जी ग्रॉस प्रॉफिट तो बेटा कम आ गए थे। आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ आइदर अ ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मीन्स टू से इसके बाद अगर कोई अदर इनकम है किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, फिनिश गुड्स को सेल करने के अलावा रेंट इनकम, कमीशन इनकम, गेन ऑन लॉस, गेन सॉरी ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो एज इट इज़ ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, गुड्स को बेचने के लिए अगर कोई कमीशन है, कोई कैरेज आउटवर्ड्स है, बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस। ये कंप्लीट कर लें ज़रा। म्यूट ही कहाँ से म्यूट नहीं? म्यूट है मुझे तो नहीं म्यूट नहीं है। इसी तरह फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने कोई, जी वो एक सेकंड ज़रा वो कर रहे हैं ज़रा, ये आप ज़रा चेक करते रहो वो काम पर है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर कोई लोन लिया हुआ है, कोई बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं तो उसके फाइनेंस कॉस्ट, इन अदर वर्ड्स सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में शायद डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी सब कुछ एज इट इज़ ही है। और ख़ासतौर पर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद तो देर इज़ नो चेंज बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, कंप्लीट करना फिर अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी नोट हो गया तो बताइए। ये इधर से वो कैमरे का जो सॉरी आवाज़ की जो सेटिंग का कोई प्रॉब्लम होगा ना, किससे पूछ लो यार कि कौन सा चलता।
जी, अब कोई अगर लिख रहा है तो प्लीज़ बताइएगा। चलो बेटा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1, एक छोटे से क्वेश्चन से ज़रा बात आगे बढ़ाते हैं। जी, पढ़े जी डाटा मेरे साथ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द फैक्ट्री ऑफ हाइडल एंड कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015। अगर अकाउंटिंग पीरियड पूरा एक साल है तो साल के शुरू के जो स्टॉक्स होंगे वो ओपनिंग होंगे, साल के एंड में जो स्टॉक्स बचे हैं वो फिर क्लोजिंग होंगे। लेकिन अगर एक मंथ की डिस्कशन हो रही है, जो इस केस में है मार्च 2015, तो फिर मार्च के स्टार्ट के स्टॉक्स ओपनिंग हो जाएंगे, ठीक है, और जो मार्च के एंड पे स्टॉक्स होंगे वो क्लोजिंग स्टॉक्स हो जाएंगे। तो इस एंगल से ज़रा देखें तो डाटा अब ज़रा जो गिवन है हमें, इन्वेंट्रीज दी हुई हैं फर्स्ट मार्च की, रॉ मटेरियल की भी है, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक्स दिए हुए हैं मार्च के एंगल से। अब ज़रा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट एग्जाम में रख के ज़रा डाटा ज़रा देखें। रॉ मटेरियल परचेजेस दी हुई हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, गैस एंड लाइट है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री सुपरवाइज़र की कुछ सैलरी है, एंड में फिर एक स्टॉक दिया हुआ है लेकिन ये 31 मार्च का है, क्लोजिंग हो जाएगा मार्च के एंगल से। आसान सा ज़रा डाटा है, फर्स्ट क्वेश्चन ज़रा थोड़ा सा ज़रा जो फॉर्मेट कल बनाया था उसको ज़रा रिवाइज करना इस क्वेश्चन का मकसद है। रिक्वायर्ड हमसे है कि मार्च 2015 के एंगल से अपने 3 फिगर्स कैलकुलेट करनी है। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट होनी है, ठीक है, और लास्ट में कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो लिखा होता है इट इज़ सिंपली अनदर नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स होता है जो चीज़ें बेची हैं उनकी कॉस्ट, तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, सिंपली स्पीकिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात हो रही है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो इस डाटा से इंडिकेट हो रहा है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह की, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस की बहस हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आपने पहुंचना है तो ओपनिंग फिनिश गुड्स लेंगे प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करेंगे माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिंपली मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात हो रही है। चलिए, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं और डाटा हमने कुछ पढ़ देख लिया है। आइए रजिस्टर खोलें, इसको सॉल्व करवाएं। रेडी हैं जी प्लीज़। जी, सबसे पहले बिजनेस नेम लिखा हुआ है तो बिजनेस नेम अगर हो तो बेटा लिख लेना चाहिए। बनाएं, फॉर्मेट शुरू करें। हाइडल एंड कंपनी। रिक्वायरमेंट ए कह देते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फर्स्ट लाइन में फॉर द मंथ ऑफ लिखा हुआ है तो वो भी मेंशन कर देते हैं, फॉर द मंथ ऑफ। जी, करें स्टार्ट। हेडिंग्स होगी।
जी सर जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, कल बात हुई थी, ज़रूरत पड़े तो बार फॉर्मेट आप देख सकते हैं जो कल हमने बनाया था। वैसे तो मेरा ख्याल है होपफुली उतना टफ नहीं है, वैसे ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए हमें? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जी फिगर्स ढूंढनी है जी, सारी फिगर्स अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट में देखेंगे 1 मार्च, तो 24,080 प्लस परचेजेस ढूंढना है। रॉ मटेरियल परचेज दी हुई है जी नीचे 148,580। ऑब्वियसली अगर कोई रिटर्न्स हो तो लेस करेंगे, कैरेज इनवर्ड्स भी हो तो ऐड होता, तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो ऐड होने थे, लेकिन वो सब कुछ अवेलेबल ना होने की वजह से परचेजेस के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिल रही फिगर्स, नीचे ढूंढना है। 37144 दिया हुआ है, कैलकुलेटर्स निकालें, पार्टिसिपेट किया करें क्लास में। जी सॉल्व करें काइंडली, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, 135,516 समथिंग आ जाएगा। नहीं पता है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल लेस होना प्लीज़ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस होना है, कैलकुलेटर पे सही सॉल्व करें। मेरा ख्याल है कि अप्रॉक्सीमेटली 135,516 शायद आएगा। ठीक है, ओके है। चलें आगे, सेकेंड रिक्वायरमेंट देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अगर फाइंड आउट करनी है तो कल इसी का फॉर्मेट हमने बनाया था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए। अब बिजनेस सेम में एक दफ़ा लिखा हुआ है, फॉर द मंथ भी लिखा हुआ है, तो बार बार उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ आप बनाने लगे हैं उस पर आ जाना। ये अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मैं चाहूँगा जो कल ज़रा फॉर्मेट बनाया था एक नज़र ज़रूर देख के रिवाइज ज़रा कर लिया जाए। सबसे पहले एक रॉ मटेरियल हेडिंग लिख के रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला, डायरेक्ट लेबर आई, प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट हुई, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट बनाई, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक हम पहुँचे। ठीक है, देख लिया फॉर्मेट। अब ऑब्वियसली अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है तो रॉ मटेरियल से स्टार्ट करना है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी शायद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम रिक्वायरमेंट ए में सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए फिर अब ये टाइम वेस्टिंग है कि हम दोबारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वर्किंग करें। तो हम जो रिक्वायरमेंट ए में कर चुके हैं वहीं से अगर मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड उठा लूँ एज इट इज़ तो बात समझ आ जाएगी, कोई परेशानी तो नहीं है प्लीज़। ऑब्वियसली अगर ये रिक्वायरमेंट ए एज इट इज़ सॉल्व ना हुई होती तो फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही कैलकुलेट करते। ऑलरेडी क्योंकि सॉल्व कर लिया हुआ हमने, तो आप एज इट इज़ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उस फिगर को फर्दर यूज़ कर सकते हैं। चलूँ आगे, देन उसके बाद डायरेक्ट लेबर ढूंढें, ज़रा आप भी ढूंढें, डाटा गिवन है। डायरेक्ट लेबर शायद 74,500, ज़रा सामने और से देखें। $74,500, देन यहाँ रुक के, अब मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया हुआ है, डायरेक्ट लेबर भी आ गई है, तो यहाँ रुक के ज़रा सॉल्व कर लें, प्राइम कॉस्ट निकालना। प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम मींस डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, टोटल बन जाएगा ये 210,016, 135, सॉल्व किया करें प्लीज़। 516 प्लस 74,500। जी आगे बढ़ते जाएं बाईस आहिस्ता। प्राइम के पास कॉस्ट के बाद हेडिंग ढूंढनी होती है, हमने हमने हेडिंग लिखनी होती है, सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब करना आपने ये है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी एक्सपेंसेस रह गए हैं उनकी एक लिस्ट बस बना देनी है यहाँ से देख के। तो
एक नज़र देखें आप लोग, इंडिविजुअली ज़रा ढूंढेंगे, फिगर्स पिक करें ज़रा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, गैस एंड लाइट भी है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है, और एक फैक्ट्री सुपरवाइज़र भी है। फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएंगे एक्सेप्ट फॉर रॉ मटेरियल, कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर। ठीक है, आप लोग ज़रा फिगर्स लिख लें, फिर मैं भी इसकी लिस्ट बनाता हूँ। जी सबको मिल गई फिगर्स? एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? यही फरा सब जजाकल्लाह। एनी प्रॉब्लम प्लीज? जी बिल्कुल ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड्स का बेटा एक टोटल अलहदा से कर लें, इस फैक्ट्री ओवरहेड्स को अलहदा से इकट्ठा कर लें, इसका टोटल बताएं। 63283, प्लीज सॉल्व किया करें सारे। जी अब फॉर्मेट काइंडली फाइनल करने जहन में, प्राइम कॉस्ट भी आ गई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल भी आ गया है। अभी यहाँ से ऑनवर्ड्स क्या सॉल्व हो जाएगा? जी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। नाम इसके मैंने कल 3 बताया था, नॉर्मली टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन इसे प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली भी जेन में रख लिया, रखिएगा जी। प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स का अगर सम करें तो ये फिगर बन जाएगी हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट की 273,299। ठीक हो गया। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अगर फाइनल करनी है तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अब आपने ढूंढना है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट को और देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट को। जी आज मैंने डाटा आपके सामने कर दिए, तो ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस ढूंढने हैं ज़रा 1 मार्च एंड 31 मार्च अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। 47130 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऊपर स्टार्ट में दिया हुआ है, और नीचे सेकंड लास्ट 49460 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, मिल गया। 47130 एंड 49460। जी फाइनली फिगर आ जाएगी 270,969। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड
जी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब इस साल खर्चा हुआ कितना है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब जो चीज़ें बनी हैं उन पे कॉस्ट कितनी आएगी। वो इस साल का टोटल खर्चा है, उसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग का रिमेनिंग भी है, और इस साल के क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का भी है, और फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब जो फिनिश गुड्स बनी है उनकी टोटल कॉस्ट क्या है। ठीक है। यही बेटा वाइंड अप कर लें इसे। ये बेटा उनका जो भी करना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में तो कुछ नहीं ना करना। क्वेश्चन में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग है उसमें तो फिनिश गुड्स का भी कुछ नहीं करना है। एक थर्ड रिक्वायरमेंट है, शायद उसमें उसने यूज़ होना है। जी करें जी लास्ट रिक्वायरमेंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग कह रहा है जी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग अब कैसे होगी, ये इंडिविजुअली ज़रा शुरू करें। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ओपनिंग फिनिश गुड्स अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपने निकालनी है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स दी हुई हैं। ठीक है मिस्टर मेहरान। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में फिनिश गुड्स नहीं यूज़ होना ना यार। तो इंडिविजुअली ज़रा वर्किंग कर लें, फिर मैं लिख देता हूँ फिगर्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब भी फाइंड आउट हुई है, और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। मैं इधर ही वर्किंग लिख रहा हूँ ताकि आपके सामने फिगर्स रहें। ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 34,842 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 270,969 closing finished goods 32,956 जी अप्रॉक्सीमेटली फिगर आ जाएगी 272,855। चलें बहरहाल आई होप के डाटा तो ये बिल्कुल सिंपल सा था, आपको कुछ फॉर्मेट प्रॉपर रिवाइज हो गया। ठीक है चलें फिर सेकंड क्वेश्चन पे। एनी कन्फ्यूजन, नोट हो गया सब कुछ, कोई लिख तो नहीं रहा। चलें आए क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी एनकेएल एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, फुल कंसंट्रेशन आए, छोटी सी चीज़ों से आगे बात बढ़ाते जाए। एनकेएल एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट on 31st July 2008. The finished goods stock consisted of 4,000 units valued at rupees 220 per unit, and the stock of raw material was worth 5,40,000। तो 31st जुलाई 2008 के कोई फिनिश गुड स्टॉक और रॉ मटेरियल स्टॉक की बहस हो रही है। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2008 द बुक्स ऑफ अकाउंट शोज द फॉलोइंग। नीचे एक टेबल सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, इस टेबल में इंफॉर्मेशन है, आपने ज़रा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जहन में रख के, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जहन में रख के ज़रा ये डाटा पढ़ना है, और इस एंगल से सोचना है कि क्या इन फिगर्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आना चाहिए या नहीं। तो रॉ मटेरियल परचेज हम कैलकुलेट करेंगे जब रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्ट लेबर भी आएगी जी, थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट ज़रा चाहिए। सेलिंग कॉस्ट क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट है जी, यस नो। सेलिंग कॉस्ट प्लीज़।
जी सेलिंग कॉस्ट बेटा एक्सपेंस तो है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं आएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब भी हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की बात की जाए तो सेलिंग एक्सपेंसेस उसका पार्ट नहीं है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, अदर इनकम आ जाएगी, तो उसके बाद फिर सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह आएंगे। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के एंगल से सोचा जाए तो इसे नहीं आना चाहिए वहाँ, लेकिन बहरहाल दिया क्यों है वो भी हम आगे चलते हैं फिर सोचते हैं। देन डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। इस तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी सेलिंग एक्सपेंस ही है, आप कह सकते हैं कैरिज आउटवर्ड्स टाइप चीज़ है। तो सम टाइम बल्कि शायद आपने वर्ड भी देख सुना हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को उसने दो हिस्सों में अलग अलग बता दिया। ये सेलिंग एक्सपेंसेस हों या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हों, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पार्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के नाम से। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से इसका ताल्लुक नहीं है। फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स में आना चाहिए। इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट है। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा। आखिरी दो ज़रा गौर से सुनिएगा ज़रा। अदर अकाउंटिंग कॉस्ट को एक सेकंड में खुद बताता हूँ, एक सेकंड इसे एक सेकंड इग्नोर करें। आप ज़रा लास्ट पढ़ें ज़रा, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, इसके बारे में बताएं कि इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आना चाहिए नहीं। इन्वॉल्व रहें प्लीज़ ज़रा। सेकंड लास्ट मैं बताता हूँ, आप अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के एंगल से बताएं, इज इट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? नहीं बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का हिस्सा तो नहीं ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो हैं, ये तो अभी थोड़ी देर पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जो बात हो रही थी, ये तो फिर जहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे वहाँ एडमिन एक्सपेंसेस भी आएंगे। अब अगले वर्ड ज़रा मेरे से पहले सुने गौर से। अगर यहाँ लिखा होता है ना अदर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, अदर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो फिर डेफिनेटली इसने फैक्ट्री का खर्चा होने की वजह से फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाना था। लेकिन अगर एज इट इज़ लिखा हुआ है अदर एडमिन ओवरहेड्स, तो एडमिन एक्सपेंसेस इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो है, लेकिन वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आने चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट नहीं है। ठीक है प्लीज़। तो यहाँ क्योंकि जस्ट एडमिन ओवरहेड्स लिखा हुआ है, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में इसे नहीं लिखेंगे। सेकंड लास्ट तरह सुन लें, उसके बाद फिर अगर कोई पॉइंट आपका पूरी स्टेटमेंट में कराया गया तो मैं डिस्कस करता हूँ। सेकंड लास्ट लिखा हुआ है अदर अकाउंटिंग कॉस्ट। अब ये डेफिनेटली अकाउंटिंग जो कॉस्ट है, अकाउंटेंट्स फैक्ट्री में भी होते हैं ताकि फैक्ट्री के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सके। हेड ऑफिस में भी होते हैं ताकि हेड ऑफिस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सके। अगर तो यहाँ लिखा होता अदर फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट या फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट, फिर तो इसने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन के फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाना था। लेकिन अगर एज इट इज़ कुछ नहीं मेंशन है अदर अकाउंटिंग कॉस्ट, तो हमें मजबूरन अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि अब ये फैक्ट्री के अकाउंटेंट्स का की सैलरी वगैरह का एक्सपेंस है या हेड ऑफिस का है। तो इसके लिए फिर एक नॉर्मल अजम्पशन जो होती है, ज़रा रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट पड़ेगा ज़रा। नॉर्मली फिर अजम्पशन यही है कि जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो फिर हेड ऑफिस में होता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि फैक्ट्री में अकाउंटिंग नहीं होती है, ऑब्वियसली वहाँ भी हो सकती है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो, स्पेसिफिकली ना पता चले, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी अज्यूम कि जो अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है वो हेड ऑफिस में मेंटेन किया जा रहा है, और देयरफॉर फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मींस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, बात अब क्लियर हो गई है। इन अदर वर्ड्स मैं आखिरी ज़रा बात पूरी कर दूँ, फिर उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन है। सेलिंग एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं यहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और अकाउंटिंग कॉस्ट जिसके बारे में हमें कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि ये फैक्ट्री की है या अदरवाइज़ है, तो फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट ये अज्यूम कर लेंगे कि ये हेड ऑफिस का ही एक्सपेंस होगा। तो ये चार चीज़ें जो मैंने छोटा सा क्रॉस लगाया है, इस क्रॉस का सिंपली इस वक्त आपको समझाने का मकसद है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट नहीं है। डेफिनेटली ये भी एक्सपेंसेस हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद इन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए कंसिडर होना चाहिए। एनी कन्फ्यूजन प्लीज़? बाकी डेफिनेटली भी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो उसमें भी जब ये फिगर्स लिख रहे होंगे तो फिर दोबारा भी आप आपके साथ में फर्दर डिस्कशन भी करूँगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही प्लीज़ इस बात में? चलो आगे। प्लीज़ आगे बढ़ें जी। स्टार्ट तो नहीं हो गया? हाँ जी सर, नेक्स्ट वन अदर इन्फॉर्मेशन पे आ रहे हैं। करना क्या है, फिर रिक्वायरमेंट भी पढ़ते हैं। 8,000 units of finished goods were produced during August 2008
अब अगर हम डाटा ज़रा गौर से देखें, ज़रा फर्स्ट लाइंस में वापस जाएं, एक हमें सबसे पहले 31 जुलाई 2008 का स्टॉक दिया हुआ था फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल का, पहली दो लाइनों में 31 जुलाई 8। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो टेबल से ऊपर ये थर्ड लाइन में अगस्त 2008 की ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं कुछ। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से लग रहा है शायद ये कि अगस्त के महीने की बहस है, और जो 31 जुलाई का स्टॉक दिया हुआ है वो फिर 1 अगस्त वाले दिन हमारे लिए शायद ओपनिंग हो जाएगा। ज़रा इस एंगल से भी फिर जहन में रख के आगे चलिएगा ज़रा। तो पॉइंट 1 में वो कहता है 8,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स के बनाए गए हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 2 में, फिर रॉ मटेरियल की वैल्यू बता रहा है 31 अगस्त को 6 लाख रुपया। अब ये अगस्त एंड पे शायद कुछ इन्फॉर्मेशन है। देन देर वॉज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। अगस्त के स्टार्ट पे कोई ऐसा काम पिछले पीरियड में नहीं शुरू हुआ था जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के तौर पे ओपनिंग आ रहा हो। मींस जो चीज़ें जुलाई में बन रही थी वो शायद सारी कंप्लीट हो गई, वर्क इन प्रोसेस के एंगल से कुछ नहीं था। लेकिन 31 अगस्त पे कोई 2,50,000 रुपीज़ का वर्क इन प्रोसेस रह गया है अवेलेबल है, मतलब काम चल रहा है। 5,000 यूनिट्स पॉइंट नंबर 4 ऑफ फिनिश गुड्स वर अवेलेबल इन स्टॉक ऑन 31 अगस्त 2008। 5,000 यूनिट्स फिर फिनिश गुड्स के भी कुछ बता रहा है। तो इस डाटा से लग रहा है कि हमसे कुछ अगस्त के महीने के एंगल से कुछ वर्किंग करवाई जा रही है। रिक्वायरमेंट में ज़रा पढ़ने फर्दर फाइनल कर लेते हैं। कहता है कंप्यूट करें द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आपसे करवाना चाह रहा है 31 अगस्त 2008 को, अगस्त के एंड पे। और दो मेथड्स के नाम लिख रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड एंड फाइफो मेथड। स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए, स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें फाइफो भी अलाउड होता है, वेटेड एवरेज भी अलाउड है। तो स्टॉक की कैलकुलेशन करने के लिए आपसे दो रिक्वायरमेंट्स में वेटेड एवरेज और फाइफो की बेस पे वर्किंग मांग रहा है। स्टॉक की वैल्यू आपने निकालनी है और वेटेड एवरेज मेथड भी यूज़ करना है और फाइफो भी यूज़ करना है। यहाँ तक कुछ रिक्वायरमेंट और जो डाटा मैंने आपके सामने पढ़ा है सबको समझ आ गया। डेफिनेटली अभी सॉल्व करता हूँ मैं। उसमें जो मांगा गया है इसको कैसे सॉल्व होना चाहिए, वह फाइफो वेटेड एवरेज भी क्या होता था, यकीनन शायद इसको भी रिवाइज करने की ज़रूरत होगी। बाकी डाटा समझ आ गया कि अगस्त से रिलेटेड है, कुछ अगस्त के स्टार्ट पे इंफॉर्मेशन है, कुछ ड्यूरिंग द अगस्त है, और फिर अगस्त के एंड पे कुछ डाटा दिया हुआ है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज़रा हम कुछ पुरानी बातें भी ज़रा रिवाइज कर लें और उसको ज़रा साथ। ये ज़रा मुजम्मिल, ये ज़रा देखिएगा ज़रा, ये फिर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। यही काइंडली रजिस्टर को लेकर। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन नंबर 2 करें, हम सबसे पहले ज़रा रिवाइज कर लें कि फाइफो और वेटेड एवरेज मेथड क्या होता था, उसमें हम कैसे वर्किंग करते रहे हैं। तो उसका ज़रा कॉन्सेप्ट एक दफ़ा ज़रा पहले रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आपने बेटा अपनी जो प्रीवियस स्टडीज़ में आई होप कि कम से कम ये वर्ड्स तो सुने होंगे, फाइफो वेटेड एवरेज। तो इनकी जो वर्किंग की है या की थी वो एक ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से की होगी। लेट मी ज़रा रिवाइज पहले पुरानी चीज़ें, फिर मैं इंशाल्लाह इसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से लेके आता हूँ। अगर आपने कॉस्ट ऑफ स्टॉक फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फाइफो भी अलाउड है और वेटेड एवरेज भी अलाउड है। पहले जो भी हमने सोचा होगा कहीं अपनी प्रीवियस स्टडीज़ में, तो वो ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से था। तो मतलब कॉस्ट ऑफ स्टॉक आप फाइंड आउट करनी है, ट्रेडिंग बिजनेस है। अगर आप फाइफो मेथड से करेंगे तो फाइफो मीन्स, फाइफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मुझे ज़रा लिख लेने दीजिएगा, मैं ज़रा बात ज़रा पूरी कर दूँ आपके सामने। यकीनन कुछ चीज़ें आपको याद आ रही होंगी, लेकिन मैं ज़रा जस्ट पहले रिवाइज करवा दूँ, फिर अगर कोई इशू रह गया तो। फाइफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम फाइफो मेथड से वर्किंग कर रहे हैं तो इट इज़ अज्यूम्ड कि जो चीज़ें पहले ख़रीदी गई थी वही पहले बेची गई होंगी। ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आइटम्स
परचेज्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। फाइफो मेथड में ये अज्यूम्ड है कि जो चीज़ें ख़रीदी गई थी पहले उन्हीं को पहले बेचा होगा। इन अदर वर्ड्स फाइफो मेथड में इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स जो क्लोजिंग स्टॉक में जो यूनिट्स बचे होंगे वो फिर एंड वाली परचेजेस से बचे होंगे। क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर जो परचेजेस हो रही थी उनमें से चीज़ें सेल होती नहीं। इट मीन जो एंड में चीज़ें बची होंगी वो फिर अर्लीस्ट परचेजेस में से नहीं बची होंगी, वो फिर लेटेस्ट परचेजेस से बची होंगी। ये बात मेरी समझ आती है? कुछ वर्ड समझ आ रहे हैं? इट मीन्स स्टॉक वुड बी लेफ्ट फ्रॉम, साल के एंड पे जो स्टॉक पड़ा होगा पीरियड के एंड पे, वुड बी लेफ्ट फ्रॉम लेटेस्ट परचेजेस, आखिर वाली परचेजेस में से स्टॉक बचा होगा। जी, लिखने से पहले ज़रा बता दीजिएगा कि बात समझ आ गई है। बाकी डेफिनेटली अपने फिगर सब की बेस पे हम अप्लाई करके रिवाइज भी करते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस में अगर फाइफा अप्लाई किया जाए तो इट मींस स्टॉक की अगर वैल्यूएशन कर रहे हैं तो स्टॉक एंड में से बचा होगा। स्टॉक एंड में से बचने का मतलब ये है कि फिर अब फॉर एग्जांपल अगर 2000 यूनिट्स बचे हैं और वह एंड वाली परचेजेस से बचे हैं, तो एंड वाली परचेजेस की जो परचेज प्राइस होगी, जो पर यूनिट परचेज प्राइस होगी, वो ढूंढ के बस हम अपने स्टॉक से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टॉक के यूनिट से, और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है प्लीज़? तो आइटम्स परचेज फर्स्ट और सोल्ड फर्स्ट, जो चीज़ें खरीदी गई थी वो पहले बिक गई, जो पहले खरीदी गई थी वो बिक गई। इट मीन जो स्टॉक में पड़ी होंगी एंड में, वो फिर लेटेस्ट परचेजेस से पड़ी बची होंगी, अर्लीस्ट वाली चीज़ें बिक गई होंगी। इसी तरह अगर वेटेड एवरेज मेथड को सोचा जाए ट्रेडिंग बिजनेस के हवाले से, तो वेटेड एवरेज मेथड में एक रेट हमेशा पहले कैलकुलेट होता है, एक रेट पर यूनिट कैलकुलेट किया जाता है। उसका एक फार्मूला है, ओपनिंग स्टॉक लिया जाता है प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट ले ली जाती है, परचेजेस की अमाउंट जो ड्यूरिंग द पीरियड परचेजेस हुई हैं, डेफिनेटली परचेज रिटर्न से नेट ऑफ कर लेंगे, उसको फिर डिवाइड कर लिया जाता है इन दोनों अमाउंट्स को, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की क्वांटिटी से। तो सिंपली अमाउंट्स को क्वांटिटी से डिवाइड कर लिया जाता है। तो यहाँ से बेटा एक रेट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाता है। फिर वो जो रेट होता है उस रेट की बेस पे अगर वेटेड एवरेज मेथड यूज़ हो रहा हो तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट हो जाती है। मीन जो रेट आएगा उसको उसकी बेस पे कॉस्ट ऑफ स्टॉक तक कैसे पहुंच जाएंगे, जो यूनिट्स ऑफ स्टॉक होंगे, यूनिट्स इन स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट जो हमने अपने इनिशियल वर्किंग से कैलकुलेट किया होगा। तो यूनिट्स इन स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट जो कैलकुलेट हुआ उसकी बेस पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ स्टॉक कैलकुलेट हो जाती है इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस। ये मैंने ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से पहले आपके सामने चीज़ें ज़रा रिवाइज करके रिवाइज करने के एंगल से या रिवाइज करने के लिए आपके सामने लिखती हैं। कुछ बात में मेरी अगर कन्फ्यूजन है तो पहले पूछ लें, वरना यहाँ तक नोट कर लें, फिर मैं इसी को ज़रा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ लेके चलता हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन है, किसी को बात फर्दर क्लियर करनी है तो वो ज़रूर पूछ लें, वरना फिर मैं वेट कर रहा हूँ, आप जब नोट कर लेंगे तो मुझे बताइएगा। जी, कॉस्ट ऑफ स्टॉक का मतलब है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन ये भी ज़हन में रखें जो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है वही नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक में बात कर रहा हूँ,
स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री, जो चीज़ें बची हुई हैं पीरियड के एंड पे अगर पड़ी हैं तो वो क्लोजिंग है, और उसी क्लोजिंग नेक्स्ट पीरियड में एज इट इज़ ओपनिंग बनना। ठीक है फराज? ओपनिंग स्टॉक को कोई ज़्यादा मैयर करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, जो क्लोजिंग स्टॉक मैयर हुआ है उसी ने नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बन जाना। जी एनी अदर कन्फ्यूजन? बाकी आप नोट करके प्लीज़ मुझे बताएंगे। जी कोई रह तो नहीं गया प्लीज़ अब? अगर कोई अभी भी लिख रहा है तो प्लीज़ वो बस बता दे, बाकी ठीक है। एनी बी डिजिटल राइटिंग? चलें फिर अब लिखना दोबारा छोड़ें, और इसी ट्रेडिंग बिजनेस से ज़रा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। वंस अगेन स्टॉक की कॉस्ट की बहस हो रही है, लेकिन अगर ट्रेडिंग बजाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो जाए और यही 5 और वेटेड एवरेज अप्लाई हो रहे हों तो क्या डिफरेंस आएगा? कंसंट्रेट फुल कीजिएगा, शायद को बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, आपको बातें शायद पता चल गई हुई हैं। जी सर, 5 अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है 5 यूज़ होगा तो वंस अगेन 5 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या हो रहा होगा, शायद जस्ट कुछ वर्ड्स का डिफरेंस आएगा। ऊपर क्या लिखा था हमने, आइटम्स परचेज फर्स्ट और सोल्ड फर्स्ट। यहाँ जो चीज़ें बेची जा रही हैं वो परचेज करके नहीं बेची जा रही होंगी, वो प्रोड्यूस करके बेची जा रही होंगी, या कह लें मैन्युफैक्चर करके बेची जा रही होंगी। तो क्या वर्ड्स में डिफरेंस आएगा? आइटम्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। आइटम्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। ठीक है, शायद दिस इज द ओनली डिफरेंस। फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट सोल्ड, डेफिनेटली वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं। प्रोड्यूस्ड को मैन्युफैक्चर भी कह सकते हैं, आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। वंस अगेन लेकिन इस अजम्पशन की बेस पे कि जो पहली चीज़ें बनी वही पहले सेल हुई हैं, तो स्टॉक कहाँ से बचा होगा? लेटेस्ट परचेजेस से नहीं, लेटेस्ट प्रोडक्शन से बचा होगा। लेटेस्ट जो प्रोडक्शन हुई है वहाँ से स्टॉक बचा होगा। तो इट मीन्स उसी तरह के अगर मैं वर्ड्स लिखना चाहूँ, स्टॉक शुड वुड बी लेफ्ट फ्रॉम लेटेस्ट प्रोडक्शन। लिख लें ज़रा ये। तो ट्रेडिंग ही को जहन में रख के बस जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से एडजस्ट कर लेते हैं अपने वर्ड्स को। वहाँ चीज़ें ख़रीद के बेची जा रही हैं, यहाँ ख़रीद के बेचने की बजाय बना के बेची जा रही हैं। जी हो गया प्लीज़ 5? जी 5 हो प्लीज़। चलें वेटेड एवरेज की तरफ आए। यहाँ भी बेटा वंस अगेन पहले रुक जाए जस्ट अ मिनट, और अपना ज़रा 5 ट्रेडिंग बिजनेस वाला फार्मूला ज़रा वेटेड एवरेज का देखें। रेट पर यूनिट यहाँ भी कैलकुलेट होना है, फार्मूला तकरीबन वही रहना है, लेकिन उसमें कुछ चेंज आना चाहिए। कैसे? ओपनिंग स्टॉक लेंगे, लेकिन किसका? फिनिश गुड्स का, उसकी अमाउंट लेंगे। ठीक है, प्लस अब परचेजेस की कॉस्ट नहीं, परचेजेस की जगह क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड।
जिस तरह वो जब कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे थे तो उसमें परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो यहाँ भी जो परचेजेस की अमाउंट है उसकी अमाउंट की बजाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट ढूंढा करेंगे, डिवाइडेड बाय उसी तरह है ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स की क्वांटिटी लेंगे। क्वांटिटी यूनिट्स और प्लस, अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, ये यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे ही होगी, तो प्लस इसमें कर लेंगे यूनिट्स परचेज्ड की बजाय यूनिट्स प्रोड्यूस लिख रहा हूँ, और अल्टरनेटिवली डेफिनेटली यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड भी कहा जा सकता है। तो यूनिट्स प्रोड्यूस की क्वांटिटी ले लेंगे, परचेज की जगह बस शायद प्रोड्यूस वर्ड आ रहा है, और परचेज कॉस्ट की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वर्ड आ रहा है। वंस अगेन यहाँ से एक रेट निकलेगा, और उस रेट की बेस पे अगर हमने कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फाइंड आउट करनी है तो सिंपली यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ स्टॉक, यूनिट्स इन स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन? नोट भी कर लेना। जी काइंडली वंस अगेन जब कम्प्लीटली लिख लेंगे तो एक दफ़ा ज़रा सब रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। एनी कन्फ्यूजन? बहरहाल इस सारी डिस्कशन में कोई बात समझ ना आई हो तो वो भी काइंडली प्लीज़। ये डेफिनेटली बेटा, अगर हम कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकाल रहे हैं तो यूनिट्स इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इस वक्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं फिनिश गुड्स के एंगल से सारी बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। बाकी डेफिनेटली रॉ मटेरियल स्टॉक भी मैयर होता है, वर्क इन प्रोसेस भी मैयर होता है, लेकिन वो कैसे मैयर होता है वो इंशाल्लाह फिर बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो था वो हमें फिनिश गुड्स के स्टॉक की वर्किंग करनी थी, तो मैंने उसी एंगल से ज़रा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर ली। जी क्लोजिंग स्टॉक इसलिए यूज़ नहीं हुआ क्योंकि क्लोजिंग ही स्टॉक ही की तो हमने वर्किंग करनी है। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट ही निकालने के लिए तो हमें पहले रेट चाहिए। ठीक है मिस्टर उमर, तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट निकालने ही के लिए तो ये सारी वर्किंग हो रही है। जी बेटा, ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए प्लीज़? जी चलें आए फिर क्वेश्चन की तरफ। एनीबडी राइटिंग? अगर कोई लिख रहा है तो बताइए, प्लीज़ बताइए। एनीबडी राइटिंग? चलें लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फिर अब आएँ वापस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसमें देखते हैं कि अब यही हमारी जो बहस है 5 फॉर वेटेड एवरेज। अच्छा डेफिनेटली दो डिफरेंट मेथड्स हैं 5 फॉर वेटेड एवरेज, इनके आंसर्स सेम नहीं हैं, ये दो डिफरेंट अजम्पशंस की बेस पे फार्मूले बने हुए हैं। एग्जामिनर सजेस्ट करेगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, हमें दोनों को अप्लाई करना आना चाहिए। इट मीन्स हम ये जो रिक्वायरमेंट अब हमारी है इसको दो हिस्सों में करेंगे। पहले हम वेटेड एवरेज से ही कर लेते हैं जिस तरतीब में लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर फाइफो की बेस पे भी करेंगे। अब क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हमें ट्रेडिंग बिजनेस का महसूस हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इसका कैसे पता चलेगा? ये डाटा देख के पता चलेगा। वैसे तो फर्स्ट लाइन में अगर गौर से देखा जाए तो लिखा हुआ है कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, बनाई बनाई जा रही चीज़ें, और उसके बाद भी आगे भी डाटा देखें, फिनिश गुड्स भी हैं, रॉ मटेरियल भी है, फैक्ट्री प्लांट और मशीनरी की डेप्रिसिएशन भी है, फैक्ट्री मैनेजर भी है। तो ये सारी चीज़ें इसी को इंडिकेट करें कि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही की शायद बात कर रहे हैं। तो करें स्टार्ट फिर प्लीज़। चलें बिजनेस नेम लिखें।
जी फर्स्ट लाइन में बिजनेस नेम एन केयर इंटरप्राइजेस, स्पीड अप हो जाए ज़रा। रिक्वायरमेंट को देखें तो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और रिक्वायरमेंट ए अगर देखें उसके बाद, सॉरी इसका पार्ट ए अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेड एवरेज। आज जरा हेडिंग्स बना के यहाँ तक मेरे साथ इकट्ठे हो गए। जी चलें पहले अब ज़रा सुन लें ज़रा काइंडली ज़रा। सबसे पहले बेटा अगर वेटेड एवरेज है तो हमें रेट पर यूनिट चाहिए। रेट पर यूनिट का फार्मूला मैं ज़रा अभी लिखा तो मैंने है, जस्ट शॉर्ट वर्ड्स में अगर मैं दोबारा लिख लूँ, ओपनिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट चाहिए होगी प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की तरह एक एब्रीविएशन बना रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये हमें अमाउंट्स रिक्वायर्ड होंगी। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी चाहिए होगी। ज़रूरी नहीं बहरहाल डेफिनेटली बार बार फार्मूला लिखना, लेकिन ज़रा फार्मूला अगर लिखा हो वर्ड्स तो कम से कम फिगर्स ढूंढने में ज़रा आसानी हो जाएगी। तो अभी अगर आप साथ साथ सॉल्व ना करें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। मुझसे ज़रा कुछ सुन लें ज़रा, डाटा कहाँ है। फर्स्ट पैराग्राफ में बेटा अगर आप जाएंगे तो सॉरी रिक्वायरमेंट में तो हम अगस्त के एंगल से वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगस्त के एक महीने की बहस हो रही है। तो स्टार्टिंग पैराग्राफ में अगर देखें हम तो 31 जुलाई का फिनिश गुड्स का स्टॉक और रॉ मटेरियल का स्टॉक भी दिया हुआ है। तो 31 जुलाई को जो स्टॉक्स होंगे वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो इस वक्त एक महीने का है, तो अगस्त के स्टार्ट पे वो ओपनिंग हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें यकीनन रॉ मटेरियल का भी दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का भी दिया हुआ है, लेकिन हमें फ़िलहाल अपने इस फार्मूले में फिनिश गुड्स का स्टॉक दिया हुआ है, और वो भी पहले क्वांटिटी अलहदा दी हुई है और रेट अलहदा दिया हुआ है। तो सिंपली अगर हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, 4000 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 220 है। मैंने डेफिनेटली वर्किंग लिख दी है, आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। और उसको नीचे फिर मैं अगर साथ ही देखूं तो 4000 ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स भी आ जाएंगे। एक सेकंड ज़रा रुक जाए, मैं ज़रा मैं पूरी कर लूँ, ये मेरी वर्किंग समझ आ गई, पहले ये बता दूँ बस। ये फिगर्स मिल गई हैं सबको। 4000 रेट ये क्वांटिटी थी ओपनिंग की और 220 रेट था, उससे मैंने सॉल्व कर लिया है। डेफिनेटली अगर आप लिखते हुए सॉल्व कर लेंगे तो वो भी ठीक है। और नीचे मैंने डिवाइड बाय क्वांटिटी भी कर दी है। देन उसके आगे के चलें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट अभी शायद हमें खुद निकालनी है, डाटा है। तो इसके लिए फिर अभी हम एक वर्किंग वन कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डाटा अवेलेबल है, नीचे स्टॉक्स भी हैं। लेकिन अगर हम गौर से डाटा देखें तो शायद यूनिट्स प्रोड्यूस जो बेस में आने हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, वो कहीं इंफॉर्मेशन में अवेलेबल हैं। ज़रा पॉइंट नंबर 1 देखें नीचे ज़रा, 8000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अगस्त। जो यूनिट्स बने हैं अगस्त के महीने में, वो क्वांटिटी 8000 यूनिट्स की हमें सवाल में ऑलरेडी बता दी गई है। तो इन अदर वर्ड्स रेट आ जाएगा इंशाल्लाह। और रेट निकालने के लिए अब हमें बस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट ढूंढनी है, ठीक है प्लीज़। तो यहाँ तक काइंडली आप भी लिख लें फिगर्स, उसके बाद फिर मिल के ज़रा वर्किंग नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो चीज़ें आहिस्ता 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 डेफिनेटली लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही होता है कि जो बेसिक्स हैं उनको पहले सीरियसली समझने की कोशिश की जाए और वो चीज़ें रिटेन की जाएँ, और उन चीज़ों को फिर आगे जाकर जब अप्लाई करना पड़े तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर ठीक हों तो फिर होपफुली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है। जी अगर यहाँ तक नोट कर लेंगे तो काइंडली फिर मुझे ज़रा बताना। चलें फिर इस तरह करें, इसके नीचे ज़रा अब ये जो वर्किंग होनी है, पहले रेट कैलकुलेट होगा, फिर उस रेट ने स्टॉक के यूनिट से जो हमें पॉइंट नंबर 4 में 5000 दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई होना है। तो थोड़ी ज़रा स्पेस रख लें, 3 4 5 लाइनें, 1 2 3 4 5 ज़रा गिन के 4 5 लाइनें रख लें,
और वर्किंग वन की तरफ आ जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। चलिए वर्किंग स्टार्ट करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर्मेट जहन में लाएं, हेडिंग्स लिख लें सारी ताकि एक दफ़ा फाइनल हो जाए। स्टार्टिंग पॉइंट रॉ मटेरियल, अब डेफिनेटली भी रॉ मटेरियल कंज्यूम भी निकालना है हमने, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जी आप फिगर्स में साथ साथ ढूंढते जाएं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में 540,000। साथ साथ मेरे कर लें कंप्लीट, फिगर्स मैं दिखाता भी जाऊंगा, आप भी साथ साथ कंप्लीट कर लें। जी प्लस इसमें होना है परचेजेस ने, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल परचेज की अमाउंट ऊपर टेबल में दी हुई है 8,45,000। वंस अगेन कोई परचेज रिटर्न्स, कोई कैरेज इनवर्ड्स वगैरह की इंफॉर्मेशन। बार बार बोलता मैं इसलिए रहता हूँ ताकि ज़रा जहन में रहे, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर चलते जाएं आगे। जहन में ज़रूर रखें, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आगे चलते जाएं। जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर आप ढूंढेंगे तो नीचे मेरा ख्याल पॉइंट नंबर 2 पढ़ें ज़रा। अगस्त के एंड पे 6 लाख रुपए का क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है। जी कैलकुलेटर्स पकड़ें। जी जज़ाकल्लाह फॉर द पार्टिसिपेशन। 7,85,000 की शायद फिगर बन रही है। ठीक है जी, फिगर आप 7,85,000 will not be called as raw material consumed। चलते जाएं, नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर ढूंढना है। टेबल में आ जाए, डायरेक्ट लेबर भी ऊपर रॉ मटेरियल परचेजेस के नीचे ही दी हुई है 7,35,000। साथ साथ रहेगा। मिल गया प्लीज़, यहाँ तक आ जाए, ज़रा प्राइम कॉस्ट निकालना। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, और यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी की। 1520,000 शायद बन जाएगा। एनी कन्फ्यूजन? जी प्राइम कॉस्ट से आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स उसकी चलें अभी फ़िलहाल एब्रीवेशन रहने दें, पूरे वर्ड से लिख लें फैक्ट्री ओवरहेड्स। जी फैक्ट्री ओवरहेड्स की अब एक लिस्ट बननी है, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री अदर देन मटेरियल एंड लेबर। ये मैं चाहूँगा ज़रा लिस्ट आप बनाएं, लेकिन एक दफ़ा मैं ज़रा दोबारा आपके साथ बस डिस्कस कर देता हूँ, बाकी फिर लिस्ट आप बना लीजिएगा। जी अब फैक्ट्री ओवरहेड्स की बेटा अगर हमने लिस्ट बनानी है तो उसमें फैक्ट्री से रिलेटेड रिमेनिंग एक्सपेंसेस हमने लिखने हैं। तो आ जाए रिमेनिंग क्या रह गए हैं। डेफिनेटली सेलिंग कॉस्ट बहस में नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहस में नहीं है, सेकंड लास्ट और लास्ट भी फिगर्स बहस में नहीं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट नहीं है। इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यकीनन आना है, लेकिन वो इस वक्त हमसे रिक्वायर्ड नहीं है। तो इट मीन्स शायद डेप्रिसिएशन एक आएगी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी आएगी, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। ठीक है, तो कर लीजिए ज़रा ये लिस्ट आप खुद से बनाएं, फिर मैं भी लिख देता हूँ बाद में। ये 5 फिगर्स शायद हैं, ज़रा आप भी ज़रा एक दफ़ा दोबारा देख के फाइनल कर लें।
जी ठीक है बेटा, मेरा ख्याल है टोटल आप 404,600 सही कह रहे हैं। आप लोग पहले ज़रा फिगर्स लिख लें, ताकि फिर वो बाद में शायद स्क्रीन ज़रा नीचे चली जाएगी, पेज आपके सामने नहीं होगा। तो आप लोग ज़रा कंप्लीट कर लें, फिर मैं भी लिख देता हूँ। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में बेटा इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि कमाल हो गया यार, ये तो कोई सवाल नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, हम तो चीज़ों को बनाने का खर्चा इकट्ठा कर रहे हैं। ये तो चीज़ों को बेचने के खर्चे हैं और बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस के तौर पे ये फिगर्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर बनानी है वहाँ पे आएंगे ना। तो हम तो इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, हम तो चीज़ों को बनाने का खर्चा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ना हम बिज़नेस के रनिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, ना हम बिज़नेस में जो चीज़ें बिकी हैं उनकी उनके सेलिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है प्लीज़। जी बन गई जी लिस्ट, कोई अब लिख तो नहीं रहा इस लिस्ट में से? मैं भी ज़रा फिगर्स आपके सामने लिख दूँ। ठीक है मिस्टर उमर। जी फैक्ट्री एवरेट्स की लिस्ट में सबसे पहले डेप्रिसिएशन। बहरहाल कोई आगे पीछे फिगर हो जाए उससे कोई इशू तो नहीं है, लेकिन अब जिस तरतीब में क्वेश्चन में डाटा था उसी तरतीब में मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन, क्योंकि होपफुली आपने भी उसी तरह लिखा होगा, सीक्वेंस ही ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, मेरी ज़रा फिगर्स देख लीजिएगा कि कहीं कोई लिखते हुए गलत तो नहीं लिख रहा। मेरा ख्याल है 46 है, 47,600। देन उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिगर्स रिस्पेक्टिवली आर इनडायरेक्ट लेबर 148,000, 45,000 एंड 84,000। ये ठीक है नहीं प्लीज फिगर्स? फिगर्स सही लिख रहा हूँ प्लीज? जी बेटा, इसका फिर टोटल भी आप लोग मुझे बता रहे थे, होपफुली आपने टोटल किया होगा। टोटल बनता है इनका 404,600। चलें वाइंड अप करें जी, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। प्राइम कॉस्ट आ गई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे आ गए। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी बन जाएगी 19,24,600। प्लीज़ सॉल्व किया करें जब भी क्लास में वर्किंग्स हो रही हैं। जी वाइंड अप करने की कोशिश करें। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ढूंढना है। फिगर्स मैं आपके सामने भी कर देता हूँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बल्कि शायद उसने बताया था कि नहीं है, एक दफ़ा दोबारा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। जी पॉइंट नंबर 3 में कुछ डाटा दिया हुआ था, तो नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वो ज़ीरो हो गया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2,50,000 दिया हुआ है। तो करें ज़रा कंप्लीट आप लोग। ओपनिंग नहीं है तो इग्नोर हो जाएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एज इट इज़ माइनस हो जाएगा। पहुंचे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक। जी मुझे फिगर बताई जा रही है अप्रॉक्सीमेटली 16,74,600।
जी आ गए सारे यहाँ तक। अब देखिए ज़रा क्या कर रहे थे, कहाँ पहुँचे हुए हैं। एक वर्किंग वन हो रही थी। वर्किंग वन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? हम एक रेट पर यूनिट निकालना चाह रहे थे। रेट पर यूनिट में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ने इस्तेमाल होना था, वो फिगर अवेलेबल नहीं थी। अब सॉल्व हो गई है। ठीक है जी, प्लीज़ वर्किंग लिख लीजिए सबने। आ जाए वापस ऊपर जहाँ रेट कैलकुलेट हो रहा था। तो अब यहाँ से बेटा फिगर आ गई हमारी वर्किंग वन से 1674 600 1674 600। जी अब ये रेट की अपने वर्किंग करनी है, और रेट की वर्किंग करनी सबने करनी है। और ये रेट की वर्किंग कैसे करनी है ये प्लीज़ ज़रा सबको ज़रा सही आइडिया हो जाना चाहिए। समटाइम फिगर्स राउंड ऑफ करनी पड़ रही होती हैं, तो राउंडिंग ऑफ कैसे होनी चाहिए वैसे ही होनी चाहिए जैसे आपको पहले भी आइडिया है, लेकिन एक दफ़ा मुझसे भी सुन लीजिएगा ताकि ऐसे ही हमारा बाद में राउंडिंग ऑफ पे टाइम वेस्ट ना हो। जी सबने अगर सॉल्व किया है तो ये 212.8833 समथिंग बन रहा है। तो प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनिएगा और रिटेन रखने की कोशिश कीजिएगा। इस राउंडिंग ऑफ में कोई इशू नहीं होता है, एग्जामिनर को भी पता है फिगर्स पॉइंट्स में जा सकती हैं, और टाइम इस पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। सिंपली बस ये रूल रख लें कि अगर आपने कभी कोई रेट निकाला हो, रेट हो या कोई परसेंटेज हो, तो उसे आप सिंपली अगर पॉइंट्स में आंसर जा रहा है तो चले जाएं, लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लें। अब यकीन है इसके बाद 3 वगैरह भी आ रहा है, पूरा लिखना टाइम वेस्टिंग है। रुपीज़ में भी चलें, राउंड ऑफ किया तो जा सकता है, लेकिन चलें वो कुछ ज़रा ज़्यादा राउंडिंग ऑफ हो जाएगी। फाइनली प्लीज़ रूल है कि अगर रेट या कोई परसेंटेज आप निकाल रहे हैं तो उसे अगर पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट्स में जाकर 2 डिजिट्स पे सही तरह से राउंड ऑफ कर लें। ये बड़ा यकीनन 213 वगैरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन चलें इतनी ज़्यादा राउंडिंग ऑफ रहने दें। रेट वगैरह अगर हो, रेट अगर है तो परसेंटेज है तो उसे पॉइंट्स में ले जाएं, लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे सही तरह से राउंड ऑफ कर लें। ठीक है प्लीज़। बहरहाल एग्जाम में कोई राउंडिंग ऑफ का इशू नहीं है, एग्जामिनर कोई राउंडिंग ऑफ चेक नहीं कर रहा है, लेकिन बहरहाल एक नॉर्मल रूल बना लेते हैं ताकि जो क्लास में हो रहा है वो सब उसी तरह कर रहे हो। ठीक है। और अब जब आप फर्दर वर्किंग करेंगे, और एनी कन्फ्यूजन जी प्लीज़ इसमें, आई होप कि मैंने कोई नई बात नहीं की है। अब ये रेट पर यूनिट है। अच्छा अब नेक्स्ट मेरी बात गौर से सुने आगे। अब पॉइंट नंबर 4 में हमने फाइंड आउट करने थे फिनिश गुड्स के स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू। तो उसकी क्वांटिटी हमें पॉइंट नंबर 4 में 5000 यूनिट्स ऑलरेडी दी हुई है। 31 अगस्त को 5000 यूनिट्स हमें ऑलरेडी स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बताए हुए हैं। तो अब आपने करना बेटा सिंपल क्या है, जो ये रेट आया है इसे 5000 से बस मल्टीप्लाई कर देना। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 212.88। और एक बात और प्लीज़, ये राउंडिंग ऑफ का मसला सही रिजॉल्व करें। रेट हमने लिख दिया, पॉइंट्स में चला गया था, ओके 2 डिजिट्स पे चले गए। अब जो राउंडेड रेट है काइंडली उसी को यूज़ करना है। जो राउंडेड रेट है मीन्स 212.88 मल्टीप्लाइड बाई 5000। और अब जो इस अमाउंट का आंसर आएगा, अब ये को रेट नहीं आएगा, अब ये जो अमाउंट का आंसर आएगा, अमाउंट्स को रुपीज़ में राउंड ऑफ करना है। अगर कोई परसेंटेज है, अगर कोई परसेंटेज है या कोई रेट है, उससे तो ठीक है, पॉइंट्स में लेके जाना है तो ले जाएं, चलें अच्छा है हम ले जाते हैं, लेकिन 2 डिजिट से आगे ना जाएं। और जब कोई अमाउंट सॉल्व हो जाएगी तो उसे फिर रुपीज़ में राउंड ऑफ कर लें, और जो राउंडेड रेट्स हैं उसी को यूज़ करें। आई होप के सबका आंसर 1064 बन रहा होगा। ठीक है प्लीज़। रेट को पॉइंट्स में 2 डिजिट्स में जाकर राउंड ऑफ कर लें, लेकिन अगर बाद में कोई अमाउंट आप लिख रहे हैं तो उसको रुपीज़ में राउंड ऑफ कर लें। ये बात प्लीज़ अब याद रहेगी। डेफिनेटली कोई ऑल्टरनेटिवली थोड़ा बहुत हो जाएगा तो उससे कोई एग्जामिनर को इशू नहीं है, एग्जामिनर को इस राउंडिंग ऑफ से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन क्लास में हम ऐसे ही आपस में भी एक दूसरे से बहस करने की बजाय कि कौन सा क्या रेट आ रहा है। जिस तरह मेरे सामने एक आंसर आ गया है, अब इस आंसर के हवाले से भी प्लीज़ मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लें। सब लोग कैलकुलेटर पकड़ें। मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा था, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड तो था जो हुआ है। ज़रा सब लोग कैलकुलेटर पकड़ें ज़रा। ये जो रेट निकाला है इसको ज़रा दोबारा सॉल्व करें। 8,80,000 प्लस 1674,600 काइंडली एक दफ़ा दोबारा वर्किंग करें और डिवाइड बाय ये 12,000 क्वांटिटी हो जाएगी। तो अब अगर ये जो रेट आया था आपका 212.88, अब ये कैलकुलेटर पे तो ये पूरा सॉल्व हुआ है।
अब अगर इस रेट को आप एज इट इज़ यूज़ करेंगे, जो पूरा रेट है, तो उसका मल्टीप्लाइड बाय 5000 अगर करेंगे तो यकीनन आंसर थोड़ा सा राउंड ऑफ डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट होके 414064416 मीन 16 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को मैं 2-3 दफ़ा रिपीट कर रहा था, एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ प्लीज़। जब रेट राउंड ऑफ हो गया है तो बेटा उसी राउंडेड रेट को यूज़ करके वर्किंग करें। मीन्स अब आपको वर्किंग कैसे करनी चाहिए, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 212.88 और आंसर देयरफॉर 1064400 है। अगर आपने 106461416 एग्ज़ाम में लिख भी दिया है तो वो कोई गलत वाली बात नहीं है, लेकिन बाद क्लास में एटलीस्ट हम डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि 16 रुपीज़ इमटीरियल है। आपने काउंटिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, तो कोई इमटीरियल चीज़ों पे बहस नहीं हो रही है। राउंडिंग ऑफ का कोई प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होता है। क्या करना है मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस चीज़ में प्लीज़ कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। राउंडिंग ऑफ का कोई इशू एग्जाम में नहीं होता है। हाँ, हम क्लास में वर्किंग करते हुए क्या करें, और उसी को डेफिनेटली फिर हम एग्ज़ाम में भी फॉलो कर लें कि रेट अगर कभी पॉइंट्स में जा रहा हो तो उसे पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स में काइंडली राउंड ऑफ कर लें, और बाद में फिर वर्किंग उन्हीं रेट्स की बेस पे करें। और बाद में अगर अमाउंट्स को भी कैलकुलेट कर रहे हैं और वो पॉइंट्स में जा रही हैं तो उसको फिर पॉइंट्स में ना ले जाएं, टाइम वेस्टिंग है, उसे रुपीज़ में राउंड ऑफ कर लें। ठीक है, रेट या परसेंटेज को पॉइंट्स में लेके 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लें, लेकिन अमाउंट्स जब कैलकुलेट हो जाए तो उसे काइंडली रुपीज़ में ही राउंड ऑफ कर लें। एनी कन्फ्यूजन? बाकी आई होप के जो मेन इशू है दैट इज़ के ये वर्किंग कैसे हुई है वो सबको क्लियर है। चलिए बेटा, ये सेम क्वेश्चन अभी हमने 5 वेटेड एवरेज से तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया जो करना था हमने। इमीडिएटली इसके बाद दोबारा हेडिंग लिखें 5-4। अब ये सेम क्वेश्चन हमने 5-4 बेसिस पे भी सॉल्व करना है, मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे भी हमने स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट करके एग्जामिनर को दिखाना है। तो रेडी है जी, करूँ वर्किंग में? अच्छा, वंस अगेन आप लिखने को छोड़ें, ये सारा डाटा शायद हमारे सामने है, बस अब हमने लेकिन सिंपली ये देखना है कि अगर 5-4 अप्लाई किया जाए तो हमारी वर्किंग में क्या लॉजिकल को चेंज आना चाहिए। तो आपको समझाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के एंगल से। आपने ज़रा फिगर्स ढूंढनी है, फिगर्स में लिख रहा हूँ जी। ओपनिंग स्टॉक के अगर आपने 5-4 से वर्किंग करनी हो तो अमाउंट्स कुछ और यूनिट सामने रख लें तो आसानी हो जाएगी। बाकी मैं बताता हूँ कैसे। ओपनिंग स्टॉक के 4000 यूनिट्स है और 8,80,000 उनके उसकी अमाउंट थी जो आपने इस ब्रैकेट में यहाँ सॉल्व की थी, मल्टीप्लाई बाय 220 कर रहा हूँ। फिर देन बेटा कंसंट्रेट जरा फुल यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हुए, प्रोड्यूस यूनिट्स थे 8000 फर्दर बने, और इन 8000 यूनिट्स को बनाने की जो कॉस्ट आई है वो आपने वर्किंग वन में ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, 1,674,600। ये वाली मेरी बात क्लियर हो रही है कि 8000 यूनिट्स ही को बनाने की हमने ये कॉस्ट फाइंड आउट की है। एनी कन्फ्यूजन? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब जो चीज़ें बनाई हैं उनकी कॉस्ट, तो उनकी कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर ली हुई है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब अगली बात जरा ध्यान से सुने। देन बेटा उसके बाद हमें ये बताया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं जो हमने अभी इसी वर्किंग में भी यूज़ किए, 5000, और इनकी अमाउंट अभी जो थोड़ी देर पहले हमने निकाली ये तो वेटेड एवरेज से निकाली है, और डेफिनेटली अब हमने इसी अमाउंट को 5 से निकालना है। इट मीन्स इस अमाउंट ने यहाँ यूज़ नहीं होना, तो वेटेड एवरेज की बेस पे आंसर है हमारा। अब हमने इसी 5000 यूनिट्स की कॉस्ट को 5 से सोचना है, तो कॉस्ट की भी बात रहने देते हैं, मैं करता हूँ। लेकिन अगर हम यूनिट्स के एंगल से देखें तो 4000 यूनिट्स हमारे पास पहले थे, 8000 यूनिट्स फर्दर प्रोड्यूस हुए, विच मीन्स 4000 पड़े थे, 8000 और बने तो टोटल 12000 हो गए। 5000 यूनिट्स अगर स्टॉक में रह गए हैं तो 12000 में से अगर 5000 स्टॉक में रह गए हैं तो इसका मतलब है कि 7000 यूनिट सेल हुए होंगे। ये मेरी वर्किंग समझ आती है? 4000 स्टॉक में पड़े थे, 8000 और बनाए, टोटल 12000 हो गए, और अगर 5000 यूनिट्स बस स्टॉक में रह गए हैं तो इसका मतलब 7000 यूनिट सेल हुए होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? तो सबसे पहला काम, अगर फाइफो मेथड से वर्किंग कर रहे हो तो सोल्ड यूनिट्स ढूंढ लें। अब सोल्ड यूनिट्स जब बेटा सामने आ जाएं
तो अब हम FIFO प्रिंसिपल जहन में लाते हैं। FIFO प्रिंसिपल ये होता है कि जो चीज़ें पहले बनी हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वही पहले सेल हुई होंगी। इट मीन्स इस 7000 यूनिट्स का भी एक ब्रेकअप है। सबसे पहले ये 4000 यूनिट सेल हुए होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 7000 यूनिट्स में से जो 4000 यूनिट्स हैं वो पहले ओपनिंग वाले सेल हुए होंगे, और 7000 और 4000 बाकी जो 3000 हैं वो फिर डेफिनेटली प्रोडक्शन में से सेल हुए होंगे। बात कुछ क्लियर है मेरी? और इन अदर वर्ड्स ये जो 5000 यूनिट्स हैं ये फिर प्रोडक्शन में से ही बचे होंगे। 7000 यूनिट सेल हुए हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर प्रिंसिपल है तो सबसे पहले ओपनिंग वाले सेल हुए होंगे जो तो पिछले पीरियड में बने हुए हैं, लेकिन वो तो 4000 थे। 7000 अगर टोटल सेल हुए तो इसका मतलब 3000 और भी सेल हुए हैं। 3000 फिर इस पीरियड की प्रोडक्शन में से सेल हुए होंगे। इसका मतलब फिर ये हुआ कि इसी पीरियड की प्रोडक्शन में से 5000 का स्टॉक बचा होगा। ओके है? आप लिख लीजिएगा, अभी आप लिखने की जल्दी ना कीजिएगा। ओके है प्लीज? अब अगर हम यहां तक पहुंच गए हैं कि 5000 यूनिट्स 8000 में से बचे हैं, बस FIFO में ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कहां से बचे हैं। तो इसका मतलब सिंपली अब मैं क्या करूं, मैं एक पर यूनिट रेट निकाल लूंगा, जहां से स्टॉक बचा वहां से पर यूनिट रेट निकाल लेता हूं। 1674600 डिवाइडेड बाय 8000। मैं इस वर्किंग में, इस रेट की वर्किंग में, FIFO की इस वर्किंग में, रेट की इस वर्किंग में ओपनिंग कंसिडर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक से स्टॉक के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बचे ही नहीं है, ओपनिंग तो वैसे सेल हो गए हैं। तो FIFO में आपको आइडेंटिफाई ये करना होता है कि स्टॉक कहाँ से बचा है। तो क्योंकि प्रोडक्शन में से बचा है वहाँ से मैंने रेट निकाला, मुझे रेट बताया जा रहा है 209.32। वंस अगेन होपफुली राउंड ऑफ करके सही मुझे बताया जा रहा है, सब लोग सॉल्व करें। और अगर ये राउंड ऑफ करके रेट आ गया है तो देन इसी रेट का मैं क्या करूँ, इसको मैं 5000 यूनिट्स ऑफ स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं FIFO से वर्किंग कर रहा हूँ तो जो राउंडिंग रेट मैं 5000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो FIFO की बेस पे इस स्टॉक की मेजरमेंट की फिगर आ जाएगी, इस स्टॉक की कॉस्ट की फिगर आ जाएगी। ये ठीक है जी प्लीज़ वर्किंग? अब सब लोग ये काइंडली राउंड ऑफ वाला मसला प्लीज़ हल करें, मुझे फिर फिगर ज़रा डिफरेंट बताई जा रही हैं। तो डेफिनेटली अगर आप सही राउंड ऑफ कर रहे हैं फिर तो फिगर्स में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो 3 to 5 था, अगर उसे राउंड ऑफ करना है तो मुझे बता दें जी। 3 to 3 करूं या जिस तरह राउंड ऑफ करते हैं प्लीज़, मैं कोई नई बात नहीं करना चाह रहा। ये 3 to 3 हो जाए, शायद 3 शायद हो सकता है, 2 5 है, 2 के बाद 5 हो गया वो। जी मुझे सब लोग बता दें जी कैसे लिखना है इसे। 3 लिख दूं? आगे 5 आ गया, 5 या उससे ज़्यादा होगा तो हम हायर साइड पर राउंड ऑफ कर लेते हैं, और अगर 5 से कम होता आगे तो हम लोअर साइड पे वैसे ही राउंड ऑफ करेंगे जैसे कर लेते हैं। ठीक है मिस्टर मेहरान, ओके है प्लीज़? और अगर फिगर को 3 पर राउंड ऑफ किया जाए क्योंकि 3 के बाद 5 आगे आ रहा था। एनी कन्फ्यूजन इन दिस राउंडिंग ऑफ प्लीज़ प्लीज़? तो अगर 3 पे राउंड ऑफ किया जाए वंस अगेन, लेकिन बहरहाल जेन में रखें एग्जाम में प्लीज़ ये कोई इशू नहीं होता है। एग्जामिनर को राउंडिंग ऑफ का पेपर नहीं ले रहा हमसे, बस हमें जो लॉजिकली राउंडिंग ऑफ का पता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उसको यूज़ करके आप सॉल्व कर लें। मेरा ख्याल है कि 5000 अब जो राउंडेड रेट हो गया है 209.33 पे, तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली क्या बार है 33 पे। ये फराद आप प्लीज़ यार फिगर्स आप सही सॉल्व करें। मेरा ख्याल है कि 1046, ये ना हो कि हमारी क्लास जो है वो उन इरेलीवेंट चीज़ों मीन्स राउंडिंग ऑफ की नज़र हो जाए जिनकी शायद ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है प्लीज़? एनी कन्फ्यूजन द फिगर्स? नोट करें जी। मैंने सोल्ड यूनिट्स इसलिए निकाले ताकि मैं उसका ब्रेकअप बना सकूं कि कहाँ कहाँ से यूनिट सेल हुए हैं, और ताकि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि स्टॉक बचा कहाँ से है, और जहाँ से स्टॉक बचा है वहीं से रेट निकाला जाए, और रेट निकाल के फिर स्टॉक के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। FIFO में ये हिसाब रखना पड़ता है स्टॉक कहाँ से बचा है। वेटेड एवरेज में बस सिंपली एक रेट कैलकुलेट हो जाता है पूरे साल को जहन में रख के, और उसको क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अजम्पशंस डिफरेंट है वर्किंग की, इसलिए डेफिनेटली आंसर में समटाइम्स कुछ डिफरेंस आ जाएगा। दोनों मेथड्स एक्सेप्टेबल हैं, आपको वर्किंग आनी चाहिए, जिस तरह एग्जामिनर कहे फिर अकॉर्डिंगली हम वैसे कर लेंगे जी। एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू एनी कैलकुलेशन, एनी कॉन्सेप्ट प्लीज़?
सबको लोग जहाँ तक नोट करके मुझे एक दफ़ा ज़रूर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी वेटिंग फ्रॉम योर साइड जी, अगर सबने लिख लिया होगा तो मुझे ज़रा प्लीज़ बता दें। एनी बडी राइटिंग? कब कर लें कंप्लीट बार, हो सकता है अभी आप लिख रहे हो। जी कोई लिख रहा है प्लीज़ बता दो। एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन? जी कोई लिख तो नहीं रहा? अगर कोई लिख रहा है प्लीज़ बता दे। चलें फिर एक क्वेश्चन करें, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेज नंबर 4। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़रूर, लेकिन अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन आज ज़रा होमवर्क देना चाहूँगा। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा ज़रा आप भी यूज़ हो चीज़ों से, तो आज ज़रा डाटा बस मेरे साथ पढ़ लें। ट्यूसडे मैन्युफैक्चर, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये होता है कि क्वेश्चन करते हुए ज़रा रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद पढ़ा जाए, ताकि क्वेश्चन पढ़ते हुए फिर अकॉर्डिंगली चीज़ें ढूंढी जाएँ। तो नीचे आ जाए ज़रा, एक रिक्वायरमेंट देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है। आज क्लास के स्टार्ट में ही बात हुई है, एक दफ़ा दोबारा ज़रा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वर्ड सिंपली मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात हो रही है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस निकला तो कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट होती है ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। प्लीज ठीक है, तो ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये हमने ढूंढना है। तो फर्स्ट लाइन में से पढ़ें आप जरा, कॉस्ट ऑफ सेल्स ध्यान में रखें। ट्यूसडे मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्शन लग रही है। फॉलिंग कॉस्ट फॉर इनकम इन द मंथ ऑफ जून, एक जून के महीने का डाटा है। डायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, रॉ मटेरियल परचेज, सेलिंग कॉस्ट, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अदर एडमिन ओवरहेड्स। तकरीबन डाटा कुछ उसी तरह का मिलता जुलता ही है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पढ़ें। ऑन 1 June 2019 स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कंसिस्टेड ऑफ 1350 यूनिट्स वैल्यूड एट 1640 per unit, while stock of raw material was valued at 1490000। बल्कि एक छोटी सी चीज़, वैसे आइडिया तो आपको है माशाल्लाह, बड़े हो गए। ये जो ऊपर टेबल में डाटा दिया हो ना, ये सारा रुपीज़ इन थाउजेंड्स में दिया हुआ है। तो डेफिनेटली अगर डाटा थाउजेंड में दिया हुआ है तो हमें भी थाउजेंड्स में कर लेना चाहिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो बार बार ज़ीरो लगाते हुए। लेकिन अब अगर ऊपर डाटा थाउजेंड्स में है तो नीचे जो फिगर्स हैं, फिर जब आप इन्हें यूज़ कर रहे होंगे तो इन्हें फिर खुद से थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये राउंडिंग ऑफ तो याद है कि नहीं? तो रुपीज़ इन थाउजेंड में डाटा है तो हमें भी वैसे ही कर लेना चाहिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो बार बार ज़ीरो लगाने में। लेकिन जहाँ जहाँ फिर थाउजेंड्स में पूरी पूरी फिगर्स दी हुई हैं, उनको फिर खुद से थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जी याद है ना प्लीज़? इसमें तो नहीं कोई ऐसी बात के जो जहन में नहीं है? जी पॉइंट नंबर 1 अगर देखा जाए तो उसमें हमें 1 जून का स्टॉक दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का भी और रॉ मटेरियल का भी। पॉइंट नंबर 2 में फिर बताया 5200 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर प्रोड्यूस्ड, जून के महीने में प्रोडक्शन दी हुई है। वंस अगेन पॉइंट नंबर 3, लेकिन शायद थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, नो वर्क इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, वो ज़ीरो है। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है, बट डेफिनेटली मीन्स ओपनिंग अगर ज़रूरत पड़ेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालते हुए तो ऐड कर देंगे। क्लोजिंग ज़ीरो है, देयरफॉर से आगे ज़ीरो लिख देंगे। रॉ मटेरियल का भी फिर क्लोजिंग दिया हुआ है। फिनिश गुड्स का भी 1500 स्टॉक दिया हुआ है, क्वांटिटी में दिया हुआ है। और फिर आपसे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज़ डिटर्मिन्ड यूजिंग FIFO मेथड से वर्किंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो डाटा बेटा तकरीबन वैसे ही है। अगर मैं थोड़ा सा और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ
ख्वाहिश मेरी अब यही है कि खुद से सॉल्व करें। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन तो सारी पॉइंट नंबर 1 में है। फिर 1350 यूनिट्स भी हैं और 1640 उनकी पर यूनिट कॉस्ट भी दी हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालने के लिए आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, वही 4 चीज़ें, शायद डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, एडमन और बस शायद 3 ही सॉरी हैं। तो ये चीज़ें रेलिवेंट नहीं होंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करते हुए, इन्हें आप ऑब्वियसली इग्नोर कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी तो फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट चाहिए होगी, उसके लिए वो फाइफो कह रहा है। और फाइफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे कैलकुलेट होनी है, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी एनकेएल में एक तरीका बताया। और मेरी सजेशन इस वक्त ये है कि अभी हम लर्निंग फेज़ में, तो जिस फॉर्मेट में मैंने अभी आपको छोटी सी कुछ चंद एक फिगर्स एक टेबल सॉर्ट ऑफ में अरेंज करने के बाद फाइफो मेथड से अप्लाई किया था, तो वो आप प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और क्लोजिंग स्टॉक की अगर फिगर भी आपकी फाइंड आउट होगी फाइफो से, और डेफिनेटली अब वेटेड एवरेज से करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ने फाइफो का है, तो आप फाइफो से ही वर्किंग करेंगे। तो अगर ये सारी फिगर सॉल्व हो जाए तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है। तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि आपको मैं अगर होमवर्क में ये क्वेश्चन दे दूँ तो आप इंडिविजुअली अटैम्प्ट कर लेंगे? कहीं ये खुदा न खास्ता एक गलत अजम्पशन तो नहीं हो जाएगी कि आप क्वेश्चन सॉल्व ना करें? कर लीजिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बाकी इंशाल्लाह वैसे टाइम तो है, मैं स्टार्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इंटेंशनली स्टार्ट नहीं करना चाह रहा। आइडिया मैंने थोड़ा सा दे दिया है। बाकी जो अभी एनकेएल वाला क्वेश्चन हो रहा था उसको सामने रखना चाहिए और उसकी बेस पे ज़रा रिवीजन भी हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन कल डिस्कस ज़रूर कर लूँगा, ताकि अगर किसी फिगर की कैलकुलेशन में इशू है तो वो ज़रा मसला रिजॉल्व हो जाए। ठीक है प्लीज़, फिर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप प्लीज़ सब लोग ज़रूर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो छोटे छोटे काम हैं, इन्हीं को ज़रा 1-2 दिन ज़रा हम ज़रा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तो इंशाल्लाह आगे चलते हुए हमें आसानी रहेगी। चलें फिर आज की डिस्कशन को यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। तो इंशाल्लाह फिर कल दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।